सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन से भरपूर। मेरे फेवरेट एक्टर मार्क वेलबर्ग की एक बेहतरीन मूवी, इतनी बेहतरीन स्टोरी और सस्पेंस कि आप मूवी को एंड तक जम के देखेंगे। तो मूवी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है एक इंतहाई खौफनाक मंजर से। फिल्म का हीरो मैक्स बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में डूब रहा है, पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करता है। सांसें टूट रही हैं, जिस्म सुन्न हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे समुद्र की तह में जा रहा है, जहाँ और लाशें पड़ी हैं, मुजरिमों की लाशें। डूबते हुए मैक्स सोचता है जब उसकी लाश मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मैं इन जैसा नहीं था। फिर एक फ्लैशबैक उस दिन का जब इसकी जिंदगी ही खत्म हो गई थी। वो घर में दाखिल होता है, अपनी बीवी और बेटी की लाशें देखता है, सब कुछ बिखर जाता है। वापस प्रेजेंट में सिर्फ एक जुमला कहता है, सबसे बड़ी गलती वो थी जो मैंने की। यहाँ से फिल्म की स्टोरी एक हफ्ता पहले से शुरू होती है। मैक्स एक पुलिस ऑफिसर था और पुलिस डिपार्टमेंट में इसकी ट्रांसफर कोल्ड केस डिपार्टमेंट में हो जाती है। ये एक ऐसा डेस्क है जहाँ वो केसेस आते हैं जो अनरिजॉल्व केसेस होते हैं। दो ऑफिसर इसके दफ्तर में एक नया केस फेंकते हैं और तंजिया अंदाज में कहते हैं जो भी केस यहाँ आता है वो कभी सॉल्व नहीं होता। इनमें से एक ऑफिसर बाद में इसे ड्रिंक के लिए बुलाता है, मगर मैक्स खामोश रहता है। तजस्सुस में वो ऑफिसर अपने साथी से मैक्स के बारे में पूछता है और इसे पता चलता है कि मैक्स की बीवी और बेटी कत्ल हो गई थी और कातिल कभी नहीं मिले। वो केस भी बंद हो गया था, लेकिन एक चीज खत्म नहीं हुई थी, मैक्स की जिद। वो अब भी अपनी बीवी के कातिलों को ढूंढ रहा था। एक दिन वो अपने एक मुखबर के घर जाता है जहाँ एक अजीब सी पार्टी चल रही होती है। वो अंदर जाता है और जबरदस्ती अपने मुखबर से मालूमात मांगता है। वहीं एक लड़की नताशा इसे देखती है और इसमें दिलचस्पी लेने लगती है। इसके पास आती है। मैक्स की नजर इसकी कलाई पर एक अजीब से टैटू पर पड़ती है, कुछ ऐसा जो फौरन इसके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे ही वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं, अचानक नताशा की बहन मोना आती है और इसे जबरदस्ती वहां से ले जाती है। मैक्स फौरन मुदाखलत करता है, लेकिन जैसे ही मोना को इसका पुलिस बैज नजर आता है वो पीछे हट जाती है और नताशा को छोड़ देती है। अब मैक्स को शक हो चुका था। वो इधर उधर घूमता है और एक ऐसा कमरा देखता है जो लोगों से भरा होता है और सबकी कलाई पर वही टैटू। इस दौरान एक अजीब आदमी जिसके चेहरे पर टैटू बना होता है खामोशी से पीछे खड़ा इसे घूर रहा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, माहौल जम जाता है। इसी लम्हे नताशा वापस आती है और उसे वहां से लेकर निकल जाती है। मैक्स इसे लेकर घर आता है और इससे टैटू वाले आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन नताशा सवाल टाल देती है और एक अजीब हरकत करती है। वो मैक्स की मरहूम बीवी की नकल करने लगती है। इसकी आवाज, इसके अंदाज, ये देखकर मैक्स टूट जाता है। वो चीख कर इसे घर से निकाल देता है। बाहर निकलते ही नताशा एक कॉल करती है और मजीद ड्रग्स मांगती है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि कोई इसे देख रहा है। वही टैटू वाला आदमी इसका पीछा कर रहा होता है। एक सुनसान गली, खामोशी और अंधेरा। फिर आसमान से कुछ अजीब मखलूक उतरती है, सायों जैसी। वो नताशा का पीछा करती है। वो भागती है, लड़खड़ाती है, गिरती है और वो मखलूक उसे मार देती है। अगले दिन मैक्स काम पर पहुंचता है तो एक ऑफिसर इसे बुलाता है। वो दोनों एक क्राइम सीन पर जाते हैं और वहां जाकर ऑफिसर कहता है एक लाश के पास से पर्स मिला है तुम्हारा। मैक्स का दिल रुक जाता है। वो लाश देखता है, कलाई पर टैटू देखता है और फौरन पहचान लेता है। अब वो इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन चुका होता है। ऑफिसर इससे पूछगुछ करता है। मैक्स बार बार इनकार करता है कि वो कातिल नहीं, लेकिन फिर वो फट पड़ता है और चीख कर कहता है तुम लोग मेरी बीवी के कातिल नहीं पकड़ सके। ये बात ऑफिसर के दिल में बैठ जाती है। बाद में जब वो नताशा की फाइल देखता है तो टैटू पर इसकी नजर रुक जाती है। वो फौरन मैक्स की बीवी की फाइल निकालता है और चौंक जाता है। एक कातिल के जिस्म पर बिल्कुल वैसा ही टैटू था। वो फौरन मैक्स को कॉल करता है, मगर नंबर नहीं लगता। वो एक वॉइस नोट छोड़ देता है। दूसरी तरफ मोना को अपनी बहन की मौत का पता चलता है और इसे मैक्स की तस्वीर मिलती है, वो आखिरी आदमी जिससे नताशा मिली थी। उधर मैक्स वॉइस नोट सुनता है और इसे पता चलता है कि दोनों केसेस जुड़े हुए हो सकते हैं। वो फौरन ऑफिसर के अपार्टमेंट पहुंचता है, मगर दरवाजा खुला होता है। वो बंदूक निकालता है, अंदर जाता है और लाउंज में ऑफिसर की लाश पड़ी होती है। अचानक पीछे से कोई इस पर हमला करता है, बुरी तरीके से मारता है, दीवारों से टकराता है, लेकिन बेहोश होने से पहले मैक्स गोलियां चला देता है। जब होश आता है वो हॉस्पिटल में होता है। इसका मेंटोर यानी एक पुराना सरपरस्त इसके पास खड़ा होता है जो बहुत ट्रस्टेड होता है। वो बताता है ऑफिसर मर चुका है और हमला आवर गायब, कोई सबूत नहीं और अब मैक्स इस कत्ल का भी प्राइम सस्पेक्ट है। ये सुनते ही वो फैसला करता है वो हॉस्पिटल छोड़कर सीधा ऑफिसर की तदफीन पर जाएगा। इसका सरपरस्त इसे
रोकता नहीं, बल्कि वो कहता है मेरे दफ्तर चलकर चेंज कर लो, फिर चलते हैं। पता चलता है कि वो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिकान में से एक है। कंपनी के अंदर मैक्स एक नई मेडिसिन का इश्तिहार देखता है। एक शेयर होल्डर इसके पास आता है और इसकी बीवी के बारे में ताज़ियत करता है। तब पता चलता है मैक्स की बीवी इसी कंपनी में काम करती थी। नए कपड़े पहनकर वो जनाजे में पहुंचता है, लेकिन वहाँ मुर्दा ऑफिसर की बीवी इसे थप्पड़ मार देती है और इल्जाम लगाती है तुमने मेरे शोहर को मरवा दिया। जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक डिटेक्टिव इसे रोक लेता है और इसे थाने ले जाया जाता है। वहाँ मैक्स सब कुछ सच सच बताता है, पार्टी, नताशा, इसे घर छोड़ना, लेकिन डिटेक्टिव यकीन नहीं करता और गुस्से में एक फाइल मेज पर मार देता है। कातिल की तस्वीर देखकर मैक्स को याद आता है मरने वाला ऑफिसर कुछ खास बताने वाला था और यही सोच इसे एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर करती है। वो चुपके से स्टेशन के अंदर इसके ऑफिस में जाता है और इसका लॉकर खोलने लगता है। बाहर ऑफिसर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अंदर मैक्स दीवानों की तरह फाइलें खंगाल रहा होता है। आखिरकार इसे नताशा की फाइल मिलती है और एक नाम सामने आता है, ओवेन ग्रीन, वो आखिरी शख्स जिसने नताशा को कॉल की थी। फिर वो अपनी बीवी की फाइल देखता है। इसका खून जम जाता है। दोनों केसेस एक ही निशान से जुड़े होते हैं, वही टैटू। और जैसे ही ऑफिसर दरवाजा तोड़ते हैं, मैक्स खिड़की से छलांग लगाकर फरार हो जाता है। आगे कहानी में बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, तो जमकर बैठें। रात गहरी हो चुकी होती है और मैक्स सड़क पर अकेला चल रहा होता है, लेकिन अचानक इसे एहसास होता है कि कोई इसे देख रहा है। वो मुड़कर देखता है, 3 पुरसरार आदमी खामोशी से इसका पीछा कर रहे होते हैं। खतरा भांपते ही मैक्स एक सुनसान गली में मुड़ जाता है, बंदूक निकालता है और इंतजार करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, अचानक इसके सर पर बंदूक तान दी जाती है। एक आवाज आती है, हथियार फेंको और घुटनों के बल बैठ जाओ। मैक्स फौरन मान जाता है और फिर साई से एक चेहरा सामने आता है, मोना, नताशा की बहन। वो गुस्से से पागल हो चुकी थी। छड़ी उठाती है और मैक्स को मारना शुरू कर देती है। हर वार में नफरत। काफी मार खाने के बाद मैक्स चीख कर कहता है, मैंने नताशा को नहीं मारा, और कहता है शायद वही कातिल जिसने मेरी बीवी को मारा था, नताशा को भी उसने ही मारा है। मोना यकीन नहीं करती। वो बार बार एक बात कहती है, तुम्हारा पर्स इस लाश के पास मिला था। मैक्स गहरी सांस लेकर कहता है, अगर मैं कातिल होता तो क्या मैं अपने खिलाफ सबूत छोड़ता? फिर वो एक नाम लेता है, ओवेन ग्रीन, आखिरी आदमी जिसे नताशा ने मरने से पहले कॉल की थी। ये सुनकर मोना रुक जाती है। पहली बार इसकी आंखों में शक की जगह सोच आती है और वो फैसला करती है कि वो सच जानकर रहेगी। इसी रात दोनों ओवेन ग्रीन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, ऊपर से चीखों की आवाजें आती हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर का मंजर देखकर रुक जाते हैं। ओवेन पागलों की तरह दीवार से लगा खड़ा होता है, आंखें खौफ से फटी हुई, जिस्म कांप रहा होता है। वो इन्हें देखते ही पीछे हटने लगता है खिड़की की तरफ और ओल फोल बातें करने लगता है। वो कहता है, नताशा को परों वाली मखलूक ले गई और मेरे लिए भी आ रही है। मैक्स इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओवेन जैसे किसी और दुनिया में होता है। इसी लम्हे मैक्स की नजर इसके कंधे पर पड़ती है, एक टैटू, परों जैसा, बिल्कुल वैसा ही जैसा नताशा का था। और अगले ही लम्हे ओवेन खिड़की से बाहर गिर जाता है। इसे लगता है कोई मखलूक इसे ले गई, लेकिन हकीकत में वो खुद खिड़की से गिरता है। ये देखकर मैक्स और मोना फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। कोई और भी इन्हें देख रहा था, वही पुरसरार आदमी जिसका जिस्म टैटू से भरा हुआ था। इसके बाद दोनों एक टैटू शॉप पहुँचते हैं, वही जगह जहाँ नताशा ने अपने टैटूज बनवाए थे। वो टैटू बनाने वाले को परों वाला डिजाइन दिखाते हैं और जो वो बताता है वो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है ये डिजाइन नॉर्स मैथोलॉजी से मुतासिर है, एक ऐसा देवता जो जंग में मरने वालों को इनाम देता था, और ये टैटू हिफाजत की अलामत समझा जाता है। मैक्स पूछता है किस चीज से हिफाजत, लेकिन टैटूइस्ट के पास जवाब नहीं होता। इसी रात मोना अपने बॉस से मिलती है और टैटू के बारे में पूछती है और बॉस एक नाम लेता है, लुपेनो। वो कहता है ये सब अमवात इसकी वजह से हो रही है और मोना को खबरदार करता है, मैक्स से दूर रहो, वो एक हाई लेवल टारगेट बन चुका है। दूसरी तरफ मैक्स को पोरों वाला टैटू चैन नहीं लेने देता। वो एक स्टोरेज यूनिट जाता है जहाँ इसकी बीवी का सामान रखा होता है, पुराने कागजात, यादें। वो फाइलें खंगालता है और एक लिफाफा मिलता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का। वो इसे गौर से देखता है, इसका दिल रुक जाता है। कंपनी का लोगो परों जैसा, बिल्कुल वैसा ही जैसा टैटू। अब इसे शक नहीं रहा, इसकी बीवी की मौत किसी न किसी तरह इस कंपनी से जुड़ी है। वो फौरन अपने सरप्रस्त के पास जाता है और इससे अपनी बीवी के सुपरवाइजर्स का नाम मांगता है। सरप्रस्त इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स बाज नहीं आता। आखिरकार वो नाम बता देता है, लेकिन जैसे ही मैक्स जाता है फौरन एक मीटिंग फिक्स करता है डिटेक्टिव ब्रावोरा के साथ। फिर वो एक चौंका देने वाली हकीकत बताता है इस रात की, जब मैक्स की बीवी और बेटी मारी गई थी। वो कहता है मैक्स घर आया, कुछ याद आया और वो भागता हुआ अंदर आया। लॉन्ज में इसे कुछ आदमी मिले, इसने इन सब को मार दिया।
फिर वो बीवी के कमरे में पहुंचा जहां वो मुर्दा पड़ी थी। सरप्रस्त ये भी कहता है कि मैक्स को कंपनी के एक शख्स पर शक है और अब वो खतरनाक हो चुका है। डिटेक्टिव वादा करता है कि वो मैक्स को कंट्रोल में रखेगा। अगले दिन मैक्स सीधा कंपनी पहुंचता है अपनी बीवी के सुपरवाइजर के पास। वो इससे आखिरी ड्रग प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन सुपरवाइजर ला इल्म बन जाता है। तब मैक्स दरवाजा लॉक करता है और इसे सच बोलने पर मजबूर करता है, दबाव बढ़ाता है। बाहर सेक्रेटरी घबरा कर सरप्रस्त को कॉल करती है। अंदर मैक्स बंदूक निकालता है और सुपरवाइजर पर टूट जाता है। सुपरवाइजर बताता है मैक्स की बीवी एक ड्रग पर काम कर रही थी फौजियों के लिए, एक ऐसी मेडिसिन जो खौफ खत्म करे, ताकत बढ़ाए, लेकिन वो मेडिसिन नाकाम हो गई। सिर्फ 1% लोगों पर काम करती थी, बाकी सब लोग पागल हो गए। उन्होंने शैतान देखे, परों वाली मखलूक देखी। ये सुनते ही मैक्स को सब समझ आने लगता है। इसी दौरान सरप्रस्त की भेजी हुई स्वाट टीम इमारत में दाखिल हो जाती है। सुपरवाइजर घबरा जाता है और एक लिफाफा मैक्स को देता है। वो कहता है इसमें सच है, अगर तुम मुझे बचाओगे तो सब बताऊंगा। मैक्स मान जाता है, लिफाफा उठाता है और इसे लेकर भागता है, लेकिन बाहर मौत इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो निकलते हैं, एक सिपाही सुपरवाइजर को गोली मार देता है। मैक्स फौरन जवाबी फायर करता है। पूरा फ्लोर मैदान जंग बन जाता है। गोलियों की बारिश में वो लिफाफा उठाता है और भागता है, लेकिन एक गोली इसके कंधे में लग जाती है। वो जख्मी हालत में एक कमरे में घुसता है और वहीं डिटेक्टिव ब्रावरा सामने खड़ा होता है। वो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स किसी तरह निकल जाता है। रात को एक सुनसान गोदाम में मोना इसे मिलती है। मैक्स लिफाफा खोलता है और एक वीडियो टेप निकालता है। वो दोनों वीडियो देखते हैं और जो सच सामने आता है वो खौफनाक है। मैक्स की बीवी वाकई एक ड्रग बना रही थी, फौजियों को नडर बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, और इसके पीछे इसी सरप्रस्त की कंपनी थी। फिर वीडियो में एक चेहरा आता है लुपेनो का, वही अजीब टैटू वाला आदमी। वो एक फौजी था जिसने इस मेडिसिन के लिए रजाकाराना तौर पर खुद को पेश किया था। इंटरव्यू में वो कहता है इस मेडिसिन के बाद वो खुद को एक परों वाली मखलूक महसूस करता है। यह देखकर मैक्स के दिमाग में एक बात आती है, लुपेनो ने मेरी बीवी को मरवा दिया। मोना इसे बताती है लुपेनो कहाँ मिलेगा। मैक्स फौरन गन उठा लेता है। मोना इसे रोकती है कि आगे मौत है, लेकिन अब मैक्स रुकने वाला नहीं होता। उधर लुपेनो एक और इंजेक्शन लेता है और पागलों की तरह जंगी चीखें मारता है। रात को मैक्स इसके ठिकाने में घुस जाता है और एक एक करके इसके तमाम आदमियों को मार देता है। मैक्स लुपेनो के कमरे में दाखिल होता है, लेकिन जैसे ही वो कदम रखता है लुपेनो दरिंदों की तरह मैक्स पर टूट पड़ता है। इसके हाथ में एक भारी हथियार होता है और इसकी ताकत गैर इंसानी लगती है। ड्रग ने इसे बदल दिया होता है। वो आसानी से मैक्स को जमीन पर गिरा देता है और पागलों की तरह चीखने लगता है, फरिश्ते, शैतान, जंग, खून। वो मैक्स को मारने ही वाला होता है कि अचानक एक गोली चलती है। लुपेनो रुक जाता है, दूसरी गोली, और वो जमीन पर गिर जाता है। गोली चलाने वाला सरप्रस्त होता है। मैक्स हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ बदल जाता है। सरप्रस्त की सेक्रेटरी अचानक मैक्स पर गन तान देती है। मैक्स कुछ समझ पाए इससे पहले सरप्रस्त हुक्म देता है इसे हथकड़ी लगा दो, और इसी लम्हे सच्चाई का दरवाजा खुल जाता है। मैक्स हथकड़ियों में जकड़ा होता है और सरप्रस्त एतराफ शुरू करता है। वो कहता है, हाँ, तुम्हारी बीवी की मौत के पीछे मैं था। इसकी कंपनी फौजियों के लिए ड्रग्स बना रही थी, खौफ खत्म करने वाली, ताकत बढ़ाने वाली, लेकिन मैक्स की बीवी इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। वो स्कैंडल बनाने वाली थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। सरप्रस्त हंसता है और कहता है, जब वो मरी मैंने खुद को खुदा महसूस किया। और फिर वो एक और इतराफ करता है, लुपेनो सिर्फ इसका एक हथियार था और वो इसे इस्तेमाल कर रहा था। और फिर वो आखिरी वार करता है। वो कहता है, और तुम्हारा छोटा बच्चा मैंने खुद मारा था। ये सुनते ही वक्त रुक जाता है। सेक्रेटरी कहती है, इसे मार दो, बात खत्म करो, लेकिन सरप्रस्त इसे चुप करा देता है। वो एक लोहे की रॉड उठाता है और पूरी ताकत से मैक्स को मारता है। मैक्स जमीन पर गिर जाता है, आधा बेहोश। फिर वो इसकी जैकेट में चुपके से 2 ड्रग वायल डाल देता है। प्लान तैयार होता है। वो मैक्स को एक ठंडे समुद्र के किनारे ले जाते हैं। इनका प्लान बहुत सिंपल था, ओवरडोज और खुदकुशी का ड्रामा। जैसे ही सरप्रस्त हथकड़ी खोलता है, अचानक मैक्स हमला कर देता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों इस पर गोलियां चलाते हैं और मजबूर होकर मैक्स ठंडे समुद्र में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद वो गोलियां चलानी रोकते हैं। सरप्रस्त कहता है खत्म हो गया और वो चले जाते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं। पानी के नीचे मैक्स अभी जिंदा होता है। वो सांसें रोक कर तैरता है, फिर ऊपर आता है हवा लेने के लिए और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड से इसका जिस्म जवाब दे रहा होता है। वो डूबने लगता है और जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, यादें वापस आने लगती हैं। वो रात जब इसकी बीवी मारी गई, वो कातलों की लाशें देखता है, फिर अपनी बीवी को, अपने बच्चे के साथ। फिर एक आवाज आती है, नरम और मानूस, अभी नहीं।
ये दो लफ्ज इसके अंदर आग भड़का देते हैं। अचानक वो पूरी ताकत से ऊपर उठता है, बर्फ तोड़ता है और बाहर निकल आता है। साहिल पर पहुंचकर वो जैकेट से दोनों ड्रग वाइल निकाल लेता है और पी लेता है। इसे जिंदा रहना होता है। चंद सेकंड में इसका जिस्म बदलने लगता है, ताकत वापस आती है, आंखों में जुनून उतर आता है। वो एक दरिंदे की तरह चीखता है और इसे वही नजर आने लगता है, परों वाली मखलूक। अब वो शिकार नहीं रहा, वो शिकारी बन चुका होता है। उधर डिटेक्टिव सच तक पहुंचने लगता है। वो स्वाट टीम पर इल्जाम लगाता है और FBI को केस में ले आता है। ये खबर सरप्रस्त तक पहुंचती है और वो पागल हो जाता है। वो अपनी प्राइवेट आर्मी जमा करता है और पुलिस स्टेशन पर हमले का प्लान बनाता है, लेकिन इससे पहले मौत इसके पास आ जाती है। ड्राइव वे में अचानक मैक्स नमूदार होता है और गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। चंद लम्हों में तमाम मुसल्ला आदमी मर चुके होते हैं। वो सरप्रस्त और सेक्रेटरी लिफ्ट में भागते हैं। वो छत पर हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं। उधर मैक्स एक फौज के खिलाफ अकेला लड़ रहा होता है। गोलियां, खून, चीखें, लेकिन ड्रग अपना असर दिखाती है। इसे जहन्नम नजर आने लगती है। हर तरफ शैतानी परिंदे, उड़ती मखलूक। वो दर्द में चीखता है। इस दौरान एक दुश्मन पीछे से हमला करने वाला होता है कि मोना आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। मैक्स की आंखों में देखकर कहती है, अब रुकना नहीं। उधर छत पर सरप्रस्त हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा होता है। वो बार बार कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो फंस चुका होता है। नीचे सेक्रेटरी जख्मी हालत में बम चालू कर देती है। पूरी इमारत धमाके से हिल जाती है। धमाके का झटका मैक्स को इसके फ्रेम से आजाद कर देता है। अब वो आखिरी शिकार के लिए निकलता है। छत पर सरप्रस्त अकेला खड़ा होता है, खौफजदा। वो गोलियां चलाता है। 2 गोलियां मैक्स को लगती हैं, लेकिन मैक्स नहीं रुकता। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और आखिरकार सरप्रस्त को गोली मार देता है। उसका रिवेंज पूरा हो जाता है। मैक्स को अपनी बीवी नजर आती है, वही इल्फास, अभी नहीं। फिर पुलिस छत पर पहुंचती है और मैक्स को घेर लेती है और वो आखिरकार हथियार डाल देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार मैक्स अंदर आता है, खामोशी से ड्रिंक ऑर्डर करता है। बारटेंडर किसी की तरफ इशारा करता है। वो मोना होती है। वो एक अखबार इसके सामने रखती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कामयाब हो गई और फ्रंट पेज पर एक नई शख्सियत, असल मास्टरमाइंड। मैक्स अखबार देखता है, फिर मोना की तरफ, और इसकी आंखें साफ कह रही होती हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।